कर लिए हो? कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए हो? कुछ तो आंसर निकाले ही होगे। पहला वाला तो करा दिया था मैंने, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी कराया था कि नहीं कराया था? देखते हैं। 2a इज इक्वल टू, अगर बी प्लस सी लिखा हुआ, कितना मोल लेके कर रहे हो? 1 मोल लेके या 2 मोल लेके? तो अगर 2 मोल लेके करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 मोल लेके भी करोगे तो आंसर वही आएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी, पर यहाँ पर 2 मोल लेके 2 अल्फ़ा घटाना ज़्यादा कन्वीनियंट है। अल्फ़ा नहीं, 2 अल्फ़ा। इसका कितना बनेगा? अल्फ़ा, और इसका भी अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा नहीं बनेगा। ये दिखाई दे रहा है? ये कितने लोग यहाँ तक, कितने लोग सही सही किए हो? नहीं सही है, ये तो सही। क्या करना था? और कितने लोग 2 अल्फ़ा घटा के 2 अल्फ़ा बनाए हो दोनों का? एक बात बताओ, कोफिशिएंट अगर देखोगे, ए के 2 मोल से बी और सी का कितना कितना मोल बन रहा है? एक एक मोल। तो अगर ए का 2x मोल होगा तो बी और सी का कितना बनेगा? एक्स और एक्स मोल का 2 अल्फ़ा मोल रिएक्ट करेगा, बी और सी का अल्फ़ा और अल्फ़ा मोल बन, अल्फ़ा मोल। क्या? खैर, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे जल्दी बताओ? अभी भी दो ही रहेंगे। ठीक। केपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। केपी का क्या आएगा? कंसंट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर बने। यही आएगा। ये तो किए होगे। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो आएगा, ये आएगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन कितना है? अल्फा बाई 2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना है? टोटल प्रेशर इनटू अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर इंटू 2 इंटू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर। यही आ रहा है। यही बनेगा। समझ में आ रहा है कैसे किए हैं? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो हाथ उठाओ। आपको नहीं पे समझ में आ रहा है? यहाँ तक कितने लोग पूरा सही से किए? 2-3 लोग हाथ उठा रहे हैं। सॉल्व करके बताओ केपी के एक्सप्रेशन। सॉल्व करके बताना नहीं, सॉल्व करके सॉल्व करो और आंसर निकालो। मेरे आंसर निकालने से पहले दोनों खड़ी हो जाओ। गाल से चिपक के दोनों, दोनों खड़ी। ये तो आधा चिपकी है। क्या दिक्कत है? तो बैठने में दिक्कत हो रही है मुझे दिख। आगे आओ, आगे आओ। कोई बात नहीं, फिर भी आगे आओ, आगे आओ। नहीं, हमको वहीं वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है तुम लोग को। हाँ भी बोल रही। सरकेज़म भी समझा करो तो। आगे आगे बैठो। आओ नहीं, चलो बोले जाओ आगे। तू भी आ गया। दोनों कॉपी लेके आ गया। मन में गाली देने से कोई फायदा नहीं। आऊँगा आगे ही। तो बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, यहाँ इतनी देर में तो 4 गालियाँ दे दी तूने। करो चल। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या?
अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और p से दोनों p कैंसिल हो रहा है, एक p कैंसिल होगा, दोनों p, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर, क्या आएगा 4, और नीचे 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यही आ रहा है। kp की वैल्यू आएगी, आ रहा है, यही आ रहा है। ये kp का एक्सप्रेशन कितने लोग सही से निकाल पाए? बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर ले, सही है, ठीक है, सही आएगा। अगर अल्फा ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है, अल्फा 1 से छोटा है। और अगर ऐसे लिखा है तो बहुते छोटा है, तो निगलेक्ट करोगे ऊपर वाले अल्फा को कि नीचे वाले अल्फा को? एपी आएगा, आएगा अल्फा स्क्वायर आई क्या, अल्फा आएगा 2 अंडर रूट। ये अल्फा की वैल्यू कितने लोग अपने मन से सही से निकाल पाए थे? इज नेग्लिजिबल, जल्दी करो। क्या हुआ, टीबी हो गया तुझे? पानी पी ले। और अगला वाला जो इक्वेशन है, अगला वाला इक्वेशन क्या था, 2a इज इक्वल टू, सॉरी, a इज इक्वल टू 2b। हाँ, उसको करो सभी लोग। कितने लोग a इज इक्वल टू 2b वाला आंसर निकाल लिए हो? सब हाथ नहीं उठा रहे हैं यार, पता नहीं क्या किया। घर जाके कभी केमिस्ट्री किताब खोलते हो तुम लोग, कॉपी? नो सर भी बोल रहे हैं उसी में। छाप रहे हो क्या? आगे वाली सीट काट कर अलाउड नहीं, कहीं अलाउड नहीं, पर यहाँ कम अलाउड, बात ही नहीं कर। हमारी उम्र हो गई है ना, ऐसे इल्यूजन हो रहा है, शांति से बैठे हुए हैं, हम कहीं बतिया रहे हो। ए इज इक्वल टू 2b में अगर इसका 1 मोल लेते हैं और इसका अल्फा डिसोसिएट होता है तो इसका कितना बनेगा, 2 अल्फा बनेगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, 1 प्लस अल्फा, दिख रहा है। एपी का एक्सप्रेशन रखते हैं, पर क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर से डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यही आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ये आएगा। और ये पूरे का स्क्वायर वन, नीचे होल डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आएगा, टोटल प्रेशर टू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, स्क्वायर नहीं ना बे, बस सॉल्व करोगे तो एक 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो रहा है और एक पी कैंसिल हो रहा है। हाँ, सॉल्व कर बता वैल्यू कितनी, केपी आएगा, आएगा 4 अल्फा स्क्वायर, अभी जस्ट कर रहे हैं, 4 अल्फा स्क्वायर पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये केपी का एक्सप्रेशन कितने लोग सही से निकाल पाए थे? बाकी लोग किए ही नहीं होंगे तो निकालेंगे इसे, बाकी लोग छापने के भरोसे बैठे। अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब क्या है वे, अल्फा 1 से क्या है, छोटा है, और ऐसे लिखा है तो, और ऐसे लिखा है तो बहुत ही छोटा है, तो केपी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 अल्फा स्क्वायर पी। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, केपी बाई 4 पी अंडर रूट, यही आ रहा है। और तुम चाहो तो 4 को बाहर निकालो तो 1/2 हो जाए, ठीक है। और तुम चाहो तो ये पी से पी को क्या भी कर देंगे, ये पी से पी को कैंसिल क्यों कर रहे हो, क्या गलती है इसे, क्यों, ये नहीं पता है,
बस ये कैंसिल नहीं होता। कहाँ कैंसिल होता? ये अल्फ़ा कितने लोग सही से निकाल पाए थे? सब लोग करो अपने मन से। अगला क्या दिए थे? 2a इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू 2b प्लस। संडे को तुम्हारा कोई टेस्ट तो नहीं है? मतलब संडे खाली है तो। उससे उम्मीद है कि मैं क्लास नहीं लगाऊंगा, क्यों? ठीक है, संडे क्लास नहीं लगवाएंगे तुम लोग। संडे को मेरी क्लास लगी हुई है जेई वाले बैच। हाँ तो अगले संडे को तुम्हारी, उसके अगले को लगाएंगे। उसमें भी टेस्ट है, देख लेंगे। ये संडे आराम कर लो, इसके बाद हर अल्टरनेट संडे पे क्लास लेगी। क्या बोल रहे हैं अलग से? छाप लिया ना? अगला वाला देखते हैं हम। ए इज इक्वल टू कितना है? 2b प्लस सी। अगर इसका 1 मोल लेते हैं और अल्फा घटाते हैं तो इसका कितना बनेगा? 2 अल्फा। और इसका अल्फा, टोटल मोल्स कितने हुए? 1 प्लस 2 अल्फा, यही बन रहा है। यही बन रहा है ना? केपी का एक्सप्रेशन जल्दी से बताओ। अरे ये अभी इसमें तू बता केपी का एक्सप्रेशन। केपी का एक्सप्रेशन बता ही सकते हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं कि अगर नहीं हम नहीं बताएंगे। यहीं पे लड़ाई कर लो तुम हमसे, हैं? सुबह करिए उसके बगल। कल एबसेंट थी, वीडियो भी नहीं देखा होगा तूने। खैर, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, और ऐसे मैं कहता भी बहुत ऊपर। कि आज मूड अच्छा, पहले पिटाई की है हल्का। यहाँ पे क्या होगा? टीबी स्क्वायर इंटू क्या? टीसी डिवाइडेड बाई क्या? वैसे मैं जल्दी बच्चों को कूटता नहीं हूँ, पर अब मैं तुम्हें बताऊं क्या हो गया। क्या? ये क्वेश्चन कर। क्या? अरे नहीं, ठीक, कोई बात। बस ये है कि क्लास में थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन किया करो। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि देखो, मैं खाली बोलता नहीं हूँ कि मारो मार, मार भी सकता हूँ। बहुत बुरा मारता हूँ। अब तुम मत जानो, तुम लोग, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरा वो वाला रूप देखो। हाँ, क्या? जैसी तुम अभी हरकतें कर रहे हो ना, ऐसे में लाइव हो जाएगा यहाँ। क्या? देखो, पीबी का एक्सप्रेशन, पीबी का क्या आएगा बे? टोटल प्रेशर इनटू 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अल्फा, यही आ रहा है, होल स्क्वायर, यही बनेगा। इनटू, इसी का बताओ, अल्फा, सॉरी, पी इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अल्फा, होल डिवाइडेड बाय 1, पी इंटू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अल्फा, यही आ रहा है। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। अरे देखो, मैं पूरा एक्सप्रेशन नहीं निकाल रहा। कैंसिल हो रहा है क्या? अल्फा पूरा निगलेक्ट कर दो। क्या? अल्फा को अगर पूरा निगलेक्ट करेंगे, ये नीचे से अल्फा निगलेक्ट होगा, ये भी अल्फा निगलेक्ट होगा, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, ये वाला ब्रैकेट 1 से 1 कैंसिल, ब्रैकेट से ये अल्फा भी निगलेक्ट हो रहा है,
ये अल्फा भी निकलेगा, यही है ना। एक पी से पी कैंसिल हो जाए, अल्फा भी गायब हो गया। तो क्या बच रहा है यहाँ पे के पी के एक्सप्रेशन पर आ रहा है 4 अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर नहीं अल्फा क्यूब आ रहा, और पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कुछ आ रहा है, कुछ नहीं। अल्फा आएगा, ये आएगा के पी बाई 4 पी स्क्वायर होल टू द पावर बाई 3, ये आएगा। ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे? ठीक। कितने लोग थोड़ा सा गलत किए? इग्नोर करना सीखो। अरे वो तो आता है इग्नोर करना, यहाँ इग्नोर नहीं कर पाते हैं। जहाँ इग्नोर करना चाहिए वहाँ कर नहीं पाते हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ पूरा इग्नोर कर। अल्फा की बात कर रहा था। अच्छा, कभी कभी ना मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है, जब भी मैं इस वाले इक्वेशन का केपी का रिलेशन देखता हूँ, इसका केपी का रिलेशन अगर तुम्हें याद हो, ये अल्फा स्क्वायर इंटू पी आ रहा था डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा स्क्वायर, यही आ रहा था, तो यही आ रहा था ना। और इस इक्वेशन को देख के साफ साफ समझ में आता है कि प्रेशर बढ़ाएंगे केपी की वैल्यू क्या होगी। हाँ, अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है, केपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ठीक है, तो प्रेशर डबल करेंगे तो केपी क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट रहेगा। और पर मुझे यही नहीं समझ में आता है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो केपी कैसे कांस्टेंट रह सकता है, मतलब इक्वेशन के हिसाब से तो केपी को बढ़ जाना चाहिए था। हाँ? प्रेशर बढ़ाने से जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ताकि केपी क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। और ये इसीलिए है सर, इस इक्वेशन इस इक्विलिब्रियम में अगर प्रेशर बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, अगर मैं अल्फा बढ़ाता हूँ तो केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, अल्फा बढ़ाएंगे तो केपी की वैल्यू क्या होगी? कैसे बे? अल्फा बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ताकि केपी क्या बना रहे, कांस्टेंट। ये समझ में आता है सबको? यहीं पे मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट ये होता है, जैसे जैसे अगर ये क्लोज कंटेनर है और यहाँ पे एक अल्फा 1 में से अल्फा घटा रहे हैं और इसका अल्फा बन रहा है और इसका भी अल्फा बन रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ, अल्फा। और क्योंकि ये गैस है, पीवी इज इक्वल टू क्या लिख सकते, एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एन की जगह पे क्या लिख सकते, 1 + अल्फा इंटू आर। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। आर क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। रिजिड कंटेनर में रिएक्शन करा रहे हैं, कंटेनर का वॉल्यूम नहीं बढ़ा। अगर मैं अल्फा बढ़ाता हूँ, यहाँ पे देख प्रेशर क्या हो रहा है, अल्फा बढ़ाने से वो ये वाला इक्वेशन से पी वी इक्वल टू एन आर टी से अल्फा बढ़ाने से प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ना भी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा या 2 मोल हाइड्रोजन एटम ज़्यादा प्रेशर जनरेट, 2 मोल वाले ज़्यादा प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो प्रेशर ज़्यादा हो, जितना गैस होगा उतना ज़्यादा प्रेशर। समझ में आ रही है बात? तो पी वी इक्वल टू एन आर टी से दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे अल्फा बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इस फॉर्मूले से अपने को दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे अल्फा बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है, हट रहा है, ताकि केपी क्या बना रहा है। मुझे बस यही नहीं समझ में आता कि अल्फा बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। कभी कभी ये मुझे डाउट हो जाता है। हाँ, 1 से कम होगा पर
हाँ हाँ, तो 0.1 और 0.2 में से कौन बड़ा है? 0.2 बड़ा है। 0.1 का स्क्वायर और 0.2 के स्क्वायर में कौन बड़ा होगा? हाँ, 0.2 का स्क्वायर ना, मतलब अगर अल्फा 1 से कम है और वो बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ेगी। दिख रहा है? नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, कौन बताएगा भाई? तो लोग को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कुछ लोग होंगे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होगा। ईवी इक्वल टू एन आर टी के हिसाब से अल्फा बढ़ाने से प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और उस वाले फॉर्मूले के हिसाब से अल्फा बढ़ाने से प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है। मेरा सवाल ये है कि कौन सा फार्मूला सही है? सही दोनों है। मेरा सवाल है कि फिर अल्फा बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? ये तो टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर ही है। ई पार्शियल प्रेशर नहीं है, टोटल प्रेशर। अल्फा क्या है? क्या कह रहे हैं? कौन? पी जो लिखा हुआ है वो पार्शियल प्रेशर नहीं है, तो लिखा है वो टोटल प्रेशर। और क्या, पी तो टोटल प्रेशर ही था। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो होगा वो तो अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + अल्फा इंटू पी होगा। हाँ, तो वो भी टोटल, अल्फा बढ़ेगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी तो बढ़ेगा। नीचे वाले को निगलेक्ट कर देते तो भी तो वही है। नीचे वाले को निगलेक्ट कर देते, सही कह रहा है। तो भी अल्फा बढ़ाने से प्रेशर तो घट ही रहा है। चेक कर, बैठ जाओ। कोई भी। हाँ हाँ, ठीक। 0.8 का जो स्क्वायर होगा वो 0.7 के स्क्वायर से छोटा होगा। हाँ, 0.7 छोटा तो फिर तो मुझे मैथ्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या बोल रहा। अरे खड़ा हो। खड़े क्यों नहीं होते हो तुम लोग? अगर अल्फा 0.7 है, क्या मान लेते हैं 0.7, पहले 0.7 है। पहले जो केपी आएगा वो आएगा 0.7 स्क्वायर टू पी। यही आएगा, यही आएगा ना। और दूसरी बार जो केपी आएगा वो आएगा 0.8 का स्क्वायर। इस केस में केपी ज़्यादा है। केस में केपी ज़्यादा होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम। मैंने जो पूछा वो बता, इस केस में केपी ज़्यादा होगा? ये वाले केस में केपी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर तो मैंने चेंज ही नहीं किया। केपी दोनों ही केस में क्या होगा? बराबर। इसका मतलब कि ये वाला जो नीचे वाला प्रेशर है वो पी डैश क्या होगा? कम होगा। बिल्कुल सही, अभी सही से क्वेश्चन समझ रहा। अल्फा बढ़ाया तो प्रेशर घट गया नहीं? वहाँ देख, एक जगह पे प्रेशर है ये, पी आएगा 1.7 आर टी बाई वी। और दूसरी जगह पे है 1.7 1.8 आर टी बाई वी। ये 1.8 और 1.7 क्यों कर रहे हैं? अल्फा 0.7 और 0.8। ऊपर वाले में पी ज़्यादा होगा कि पी डैश ज़्यादा होगा? पी डैश। और यहाँ कौन ज़्यादा होगा? हाँ, यही तो क्वेश्चन था। अब तू क्वेश्चन समझा। बैठ जा, बैठ जा, बैठ। बहुत सीखना बाकी। हाँ, 10 मिनट में तो क्वेश्चन समझ में आए इनको। क्वेश्चन समझ में आया सबको? बहुत सारे लोगों को समझे में नहीं आया। खैर कोई बात। देखो, डी चैटलियर्स प्रिंसिपल,
डी चैटलियर प्रिंसिपल नाम नहीं सुने हो? स्पेलिंग हमको नहीं आती। डी चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल। स्पेलिंग नहीं आती मुझे, हम क्या करें? यूपी बोर्ड से पढ़े थे, हमको तो ला शातेलिए का नियम पढ़ाया था, क्या करें? मत जानो यार, वो भी प्रोनाउंसिएशन कठिन है। यूपी बोर्ड वाले जानते हो कौन है यूपी बोर्ड, इधर ही बैठता था उधर। कौन सा नियम पढ़ा था तू इक्विलिब्रियम में? हाँ, ला शातेलिए का नियम, बैठ जा, वही बोले। तुम लोग हिंदी हिंदी क्यों जानते हो यार, उसी को ट्रांसलेट किए हिंदी में। हाँ, ज्ञान ला शातेलिए प्रिंसिपल और लिखते ली चैटियस प्रिंसिपल। इसको तुम क्या प्रोनाउंस करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लिखना यही है। कोई भी इंसान ये प्रिंसिपल बता सकता है क्या होता है, कोई भी इंसान। पहली बार नाम सुन रहे हो? कितने लोग ये नाम पहले भी सुने हुए हो? बहुत दिक्कत। तो हाँ, तो बस खाली सुना है नाम। लिखो, if any factor, if any factor which can affect the equilibrium, which can affect the equilibrium, like concentration, pressure, volume, temperature, catalyst, inert gas, inert gas, easy, are change at the equilibrium, at the equilibrium. The equilibrium will shift, हाँ, बस फिर से लिखोगे, the equilibrium will shift in a direction where these changes, where these changes can be minimized. These changes, these changes, this change नहीं बोल रहे हैं, प्लूरल, दिस चेंज का प्लूरल देखो, कैन बी मिनिमाइज, कैन बी मिनिमाइज। देखो एक ना नेचर का लॉ होता है, नेचर का लॉ ये होता है कि कोई भी सिस्टम जो चल रहा है, अगर उस सिस्टम में चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो जो सिस्टम है उस चेंज को क्या करता है, अपोज करता है हमेशा। जैसे तुम लोग की क्लास की टाइमिंग क्या है अभी? 8:30 से 1:30 ना? 8:30 से 1:30 तुम्हारे लिए 9 बजे होगा क्योंकि तुम 9 बजे आते हो, 9 बजे। 8:30 से 1:30 का टाइमिंग है, और इसको कहा जाए कि अब से इसकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी और रात शाम को 4 बजे से लेके 8:30 बजे तक ला। तो कुछ लोगों के तो मज़े ही हो जाएंगे कि चलो सुबह जल्दी से देर तक सोते रहेंगे, और कुछ लोग इस चीज़ को अपोज जरूर करें। हाँ, ज़्यादातर लोग इस क्लासरूम के अंदर इस चीज़ को
मना करेंगे कि नहीं भाई सेम टाइमिंग रखा जाए, उसको चेंज ना किया जाए। इसी को हम लोग यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। कुछ चीज़ें यूनिवर्सल लॉ के अंतर्गत आती हैं, नेचर्स लॉ इसको बोलते हैं। कोई भी चेंज, कोई भी सिस्टम जो ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है, इक्विलिब्रियम में है, उसमें अगर कुछ भी चेंज करते हैं, वो उस चेंज को क्या करता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, उसको अपोज करने की कोशिश करता है। जैसे एक ब्लॉक रखा है सरफेस पे, चुपचाप पड़ा हुआ, और हम चाहते हैं कि इस ब्लॉक की पोजीशन ऐसी ना रहे, चेंज करना चाहते हैं, तो हमें इस पे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई भी ब्लॉक पे जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो वैसे ही पड़ा रहेगा, जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाए, ठीक है। और अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक भी हमारे ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ, यही नेचर का लॉ है, क्या है कि हम किसी सिस्टम के ओरिएंटेशन में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उस चीज़ का अपोज कर रहा है, सिर्फ अपोज करता है, उस चेंज को रोक नहीं सकता है। तो क्या ये ब्लॉक वहीं रुका रह सकता है क्या बे, रुका नहीं रहेगा, ये मूव तो करेगा ही, इसके पोजीशन में चेंज होगा। अगर मैं कह दूं कि कल से शाम की क्लास लगेगी, तुम बस अपोज ही कर पाओगे, रोक नहीं पाओगे, क्या, ये तो फैक्ट है। तो कोई भी सिस्टम में अगर चेंज करते हैं ना, तो सिस्टम उसको अपोज करने की कोशिश करता है, और पर वो चेंज होने से रोक नहीं सकता। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म में कि कॉइल से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, वो जो कॉइल है, एक कॉइल होता है ऐसे अगर लगा दें, तो अगर इससे फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये कॉइल क्या करता है, इसके अपोजिट साइड में एक करंट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि वो जो फ्लक्स का चेंज है उसको क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। और इसमें एक अपोजिट करंट फ्लो होता है जिसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। कोई कौन सा लॉ है ये, लेंजेज लॉ पढ़े हो ना। हाँ, सब नेचर का लॉ है। अब कुछ भी चेंज करेंगे तो वो अपोज करेगा। अब वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉ है। यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, डी चैटलेट प्रिंसिपल बोलते हैं। डी चैटलेट प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर सिस्टम के अंदर, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन ली चैटलेट प्रिंसिपल से हमेशा रहता है, और बहुत आसान सा होता है, सिंपल लॉजिक लगा के 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, और इसलिए इसको सुनना बहुत जरूरी है। ठीक, अगर कोई इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड है पहले से, जैसे मान ले कोई इक्विलिब्रियम ले लेता हूँ, नाइट्रोजन और ये कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, और इस कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड, ठीक। और इस कंटेनर में मैं कुछ भी चेंज कर, जैसे मान ले कि मैं इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन मिला, क्या, थोड़ा सा क्या मिला दिया बे, नाइट्रोजन। ये लाइटें अपने से जल बुझ रही हैं क्या, थोड़ा सा नाइट्रोजन मिला रहा हूँ, पूरे कंटेनर में नाइट्रोजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, तो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। आगे जाने से नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम होगा या पीछे आने से, आगे जाने से नाइट्रोजन कंसंट्रेशन कम होगा, तो ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट। ये ली सेटलर, समझ में आ रही बात। अगर इसी कंटेनर में मैं हाइड्रोजन मिला दूँ, थोड़ा सा हाइड्रोजन इसमें अलग से लगा के हाइड्रोजन मिला, तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा अभी, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो जाए। किधर जाने से हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होगा, फॉरवर्ड। तो ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड, क्या, समझ में आ रही है बात। अगर मैं इसमें अमोनिया मिला दूँ, तो अमोनिया कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, कम हो जाए, तो ये किधर जाके कम करेगा, तो अमोनिया मिलाने से इक्विलिब्रियम किधर चली जाती है, ये चली जाती है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यही लीच प्रिंसिपल में अलग अलग इफेक्ट पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, देख, रिएक्टेंट में से कुछ भी मिला रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रही है, फॉरवर्ड। और प्रोडक्ट में से कुछ भी मिलाएंगे तो रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। देखो, on increasing concentration of reactant,
on increasing concentration of reactant, equilibrium will shift in forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हम किधर जाएगी, फॉरवर्ड। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब है वर्सा का भी सही है, वर्सा नहीं, उल्टा का मतलब अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम करेंगे तो किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम करेंगे तो किधर शिफ्ट होगी, ये सब कुछ लिखवाया मैंने वाइस वर्सा में, ये सब लिखवाया। ठीक, वाइस वर्सा से पहले मैंने लिखवाया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से फॉरवर्ड जाती, इसका मतलब मैंने ये भी लिखवाया कि रिएक्टेंट का घटाने से किधर आएगी, बैकवर्ड। इसका मतलब मैंने ये भी लिखवाया कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से किधर जाएगी, बैकवर्ड। और इसका मतलब मैंने ये भी लिखवाया है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटाने से किधर शिफ्ट हो, फॉरवर्ड। इसमें तो नहीं हो, देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, on increasing pressure, on increasing pressure, equilibrium will shift, equilibrium will shift in a direction of decreasing number of moles, decreasing number of moles of gas। अगर मैं कंटेनर का प्रेशर बढ़ा देता हूँ, बाई डिक्रीजिंग वॉल्यूम, ऑब्वियसली वॉल्यूम घटा के प्रेशर बढ़ा देता हूँ, ऐसे में क्या होगा भाई, कंटेनर का प्रेशर बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, कंटेनर का प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, या नंबर ऑफ मोल्स घटाने से प्रेशर घटेगा। इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो। इस पर्टिकुलर केस में प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ में हो, देखो अगला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ और उसमें वाइस वर्सा भी लिख लेना। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो किधर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा है। अगला लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in a direction of a direction direction of काट दो, एंडोथर्मिक डायरेक्शन, इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होती, एंडोथर्मिक डायरेक्शन। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जानते हो ना, साइड शिफ्ट होगी जिस साइड एनर्जी एब्जॉर्ब हो, क्या। एंड ऑब्वियसली वाइस वर्सा, टेम्परेचर हटाने पे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, एक्सोथर्मिक के डायरेक्शन में। अगला लिखो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कोई बताएगा, कोई भी।
कैटलिस्ट क्या करते हैं, वे रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं घटाते हैं, दोनों कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और क्या भी कर सकते हैं। जब बढ़ाएंगे तो उसको कौन सा कैटलिस्ट बोलेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जब घटाएंगे तो कौन सा कैटलिस्ट बोलेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये सब तुम लोग? कितने लोग ये चीज़ पहली बार सुन रहे हो, हाथ उठाओ। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट बढ़ाते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट घटाते हैं, जानते हो ना? तो ये बताएगा प्रमोटर और पॉइजन क्या करते हैं। प्रमोटर और पॉइजन सुने हो? कोई बताएगा प्रमोटर पॉइजन क्या होता है? सर कौन बोले? सर तू गलत ही बताएगी, पर तू बता दे प्रमोटर क्या होता है। पॉइजन रिएक्शन को पीछे ले जाएगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट और प्रमोटर में क्या डिफरेंस है? सब याद रहता है, ठीक है। प्रमोटर वो होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और पॉइजन क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, ठीक है। तो प्रमोटर मिलाने से रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या घटेगा? क्या बोले? ये डिपेंड करता है। अगर मैंने पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाया तो और प्रमोटर मिला दिया, तो प्रमोटर क्या करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट और अच्छे से काम करेगा कि और खराब तरीके से काम करेगा? और अच्छे से काम करेगा। और पॉजिटिव कैटलिस्ट और अच्छे से काम करेगा तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। पर नेगेटिव कैटलिस्ट लिया मैंने और उसमें प्रमोटर मिला दिया, अब नेगेटिव कैटलिस्ट अच्छे से काम करेगा और रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, हट जाएगी। प्रमोटर क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है कि घटाता है? वो डिपेंड करता है कि कैटलिस्ट क्या मिला है। क्या खाली प्रमोटर मिलाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं हो, क्या। पॉइजन क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को हटा देता है। पॉइजन रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा या घटाएगा, डिपेंड करेगा किस पे, कैटलिस्ट पे। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट लिए हैं और पॉइजन मिला दिए तो पॉजिटिव कैटलिस्ट अच्छे से काम करेगा कि अच्छे से काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पॉजिटिव कैटलिस्ट और पॉइजन मिलाने से रिएक्शन की रेट घट जाती है। लेकिन पॉजिटिव कैटलिस्ट पे, सॉरी, नेगेटिव कैटलिस्ट पे अगर पॉइजन मिला दें रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आता है कि नहीं आता है? याद तो नहीं करोगे इसको? याद मत कर लेना, कुछ लोग बैठ के रटते रहते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट और प्रमोटर मिलाएंगे तो रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, पॉजिटिव कैटलिस्ट और पॉइजन मिलाएंगे तो रिएक्शन की रेट घटेगी, नेगेटिव कैटलिस्ट प्रमोटर मिलाएंगे तो रिएक्शन की रेट घटेगी, और नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉइजन मिलाएंगे तो रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। लिख तो नहीं लिया ना तुम लोग? लिख मत लेना। अगर मैं रिएक्शन में पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाता हूँ रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या बैकवर्ड में, वहीं शिफ्ट। देखो, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट प्लूरल लिखना, कैटलिस्ट नहीं कैटलिस्ट, क्या, लास्ट में एस लगा देना। डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। पॉजिटिव कैटलिस्ट हो चाहे नेगेटिव कैटलिस्ट हो, किसी भी केस में इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आता। हाँ, बस पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगी क्योंकि रिएक्शन की रेट बढ़ गई है, और नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन थोड़ा लेट में आएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम थोड़ा लेट स्टेबलाइज होगा। स्टेबलाइज वहीं होगा जहाँ होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखो, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। और मैं तुम्हें बताऊं, ली चैटलेट प्रिंसिपल से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया है वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आता है, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब कोई भी ऐसी गैस जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं कि हीलियम नियॉन और आर्गन ही मिला रहे हैं, कोई भी ऐसा गैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको इनर्ट गैस की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसमें दो कंडीशन होती है और इसीलिए क्वेश्चन आता है। दो कंडीशन में इनर्ट गैस मिलाते हैं। अगर इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिला है तो अलग इफेक्ट आता है, और अगर इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाते हैं तो अलग इफेक्ट आता है। देखो, पहला
Addition of inert gas at constant volume will not shift equilibrium, will not shift equilibrium in either direction. In either direction. इधर बोलते हो कि आइदर बोलते हो? आइदर डायरेक्शन, इधर लिख, इधर कहाँ से आ गया? इधर डायरेक्शन, आइदर डायरेक्शन, वही वाला डायरेक्शन, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनर्ट गैस मिलाएंगे किधर शिफ्ट होगा बे? कहीं शिफ्ट नहीं होगा। दूसरा लिखो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। सही से काम नहीं कर यार, नींद नहीं पूरी रहते हैं तो यही होता है। मच्छर बहुत, रात में सोए तो मच्छर दिख नहीं रहे थे, एक मच्छर दिख रहा था तो उसको मैंने मार दिया, वो उसके परिवार वाले आगे बदला ले रहे थे। और फिर रात में वो रैकेट होता है, वो तो मच्छर मारते, रैकेट सब लोगों के पास होता है, मिडिल क्लास में सबके पास होता है। अरे हम भी हैं, हमारे घर में भी, हम भी मिडिल क्लास है, हम भी। अरे यार, सब मिडिल क्लास है। आप हो सकता है तुम गरीब हो तो अलग बात, नॉर्मली सब मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। अब वो रैकेट खोजा मैंने, उससे मार रहे हैं मच्छर, उसके बीच से निकल जा रहा है। क्या ये क्या मजाक चल रहा है यार। फिर पता चला चार्ज ही नहीं हो, फिर मैं चार्ज में लगाया, आधे घंटे तक मैं उसको देखा चार्ज होते हुए, तक मच्छरों ने मुझे काटा, खुद चार्ज होते हुए देख के। फिर ऑल आउट खोजा मैंने तो सिर्फ मशीन मिला, शीशी मिली ही नहीं। पता चल, मच्छरदानी घर में है ही नहीं। है लेकिन लगा नहीं, लगाने की जगह नहीं है, वो डंडी में लगाते हैं ना, वो लगाने की जगह नहीं, बेड में कहीं है ही नहीं। तो अरे आ गए थे यार, अब क्या कर सकते हैं, है तो। अब चादर ओढ़ के सो रहे हैं तो गर्मी लग रही है, चादर को हटा के सो रहे हैं तो मच्छर काट रहे हैं। तुम पता नहीं क्या करते होगे। अब देखो, अब ये सब करने के बाद ना आधे घंटे भी इंसान अगर रात में उठ गया तो फिर अब नींद खराब हो गई तो हो, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है ना। तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि थोड़ा मैं गुस्सा करूँ तुम लोगों के ऊपर। हाँ, मत जाना कि क्या कह रहा था मैं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, will shift the equilibrium in a direction of increasing number of moles of gas, increasing number of moles of gas। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में इनर्ट गैस मिलाने से उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस मिलाता हूँ तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी भाई? आगे कि पीछे? पीछे शिफ्ट हो जाए। किधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं? पीछे की तरफ, ठीक है ना। और एक थोड़ा बोनस टॉपिक है, लिखो अगला पॉइंट। एट सॉलिड सॉलिड इक्विलिब्रियम, सॉलिड, एक बार बोले दो बार? सॉलिड सॉलिड इक्विलिब्रियम एंड solid liquid equilibrium, at solid solid equilibrium and solid liquid equilibrium, if pressure is increased, if pressure is increased, the equilibrium will shift, equilibrium will shift in a direction of decreasing volume of the system,
डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अगर कोई सॉलिड सॉलिड या सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम है और उस पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? इधर टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा। ठीक है, ये पूरा ली चार्टियस प्रिंसिपल है। ली चार्टियस प्रिंसिपल में इतना ही पढ़ना है, पर इससे कहीं ज़्यादा सीखना है। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे और छोड़। देखो, डिस्कस ईच इफेक्ट, डिस्कस ईच इफेक्ट ऑन फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। ईच इफेक्ट का मतलब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और कुछ इक्विलिब्रियम लिखवा रहे हैं। तो तुम्हें बताना है कि अगर क्या क्या चीज़ें चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तीन आंसर होंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ अपने मन से गैस मानोगे, गैस लिख देते। ये कुछ रिएक्शन है। तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, 6 मिनट का टाइम। 6 मिनट कम हो जाएगा, 10 मिनट ठीक। 10 मिनट का टाइम में हर एक इक्विलिब्रियम को देखोगे ना, और उस पे हर एक इफेक्ट लगाओगे और अपने मन में एक आंसर सोचोगे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और नो चेंज। क्या? और मैं रैंडमली किसी भी इंसान को उठा के किसी भी इक्विलिब्रियम से कोई भी इफेक्ट लगा के क्वेश्चन पूछ। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट। और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट शिफ्ट में वो लोग होंगे जिनको मैं बात करता हूँ। और कुछ ना कुछ आंसर देना है।
भी हम बता दें।
ये तूने सारे शुरुआत। सेकंड वाले इक्विलिब्रियम में अगर मैं इनर्ट गैस करता हूँ, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट? कांस्टेंट वॉल्यूम पे किधर शिफ्ट? कांस्टेंट प्रेशर किधर शिफ्ट? कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी कहीं नहीं शिफ्ट हो रही है और कांस्टेंट प्रेशर पे भी कहीं नहीं शिफ्ट। अलग अलग क्यों पूछवाया मुझसे? सेकंड वाले इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर बढ़ाएंगे। थर्ड वाले इक्विलिब्रियम में आयोडीन मिला, किधर शिफ्ट? अरे तो सोच लिया सारे? सोच लिया ना? इक्विलिब्रियम सेलेक्ट। मैं तुझे बोल रहा हूँ, तू कोई भी सेलेक्ट कर। ये ऑफर सबको नहीं देता मैं, खाली तुझे दे रहा हूँ। सेकंड वाला, कि सेकंड वाला सारा तो इसने डिस्कस कर लिया। नहीं, चल कोई बात नहीं। सेकंड वाले में अगर मैं आयोडीन मिलाऊंगा तो किधर शिफ्ट? प्रेशर बढ़ाऊंगा तो किधर शिफ्ट? टेम्परेचर कम करूंगा तो किधर शिफ्ट? टेम्परेचर कम करने से बैकवर्ड शिफ्ट। क्यों? हट जा, अलग अलग। और कोई जो पूरा सोच लिया हो? खाली तीन ऑप्शन है तेरे पास, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और नो चेंज। इसके अलावा कोई फालतू की बकवास नहीं। ठीक है? मैं बस गेम के रूल समझा रहा था। केबीसी में अमिताभ बच्चन से। फिफ्थ वाले में अगर मैं ग्रेफाइट मिलाता हूँ तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट? सिक्स्थ वाले में अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट? यहाँ तक पहुँचा था कि नहीं? और फोर्थ वाले में अगर मैं पानी मिलाता हूँ तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट? इतना गलत कैसे हो सकता? क्यों का गलत आंसर? फिफ्थ वाले इक्विलिब्रियम में अगर मैं ग्रेफाइट मिलाऊंगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट। बढ़िया है। फिर मैं एक डब्बा लूंगा और उसमें ग्रेफाइट भी रखूंगा और डायमंड भी रखूंगा और इसमें ग्रेफाइट मिलाऊंगा। इस साइड से ग्रेफाइट मिलाऊंगा, इस साइड से डायमंड है। बढ़िया मशीन है ये, ग्रेफाइट से डायमंड बनाने की। बढ़िया। बैठ जा, तीनों गलत। बैठ भी नहीं रहा, अरे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बताएंगे, डिस्कस करेंगे, पहले पूछ तो ले कि तुम क्या सोचते हो। के पीछे खड़ा हो फिर उसको। ये जो तीनों आंसर दिया है, हार करना चाहेगा?
नहीं, कोई सुधार नहीं, जो उसने बोला वही सही है। हर जगह उसका सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। तो फिफ्थ वाले इक्विलिब्रियम में ग्रेफाइट मिलाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो? हाँ, वहां तक पहुंचा नहीं है, खाली फोर्थ तक। फोर्थ वाले में पानी मिलाएंगे किधर शिफ्ट होगी? थर्ड वाले में आयोडीन मिलाएंगे किधर शिफ्ट? आयोडीन, थर्ड वाले में आयोडीन मिलाएंगे तो किधर शिफ्ट होगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड बोला फॉरवर्ड बोला, पता ही नहीं चल रहा है उसमें। बैकवर्ड बोल रहा है उसमें, पता ही नहीं चल रहा कि फॉरवर्ड बोल रहा है कि बैकवर्ड बोल रहा है। बैकवर्ड ना। और सेकंड वाले में इनर्ट गैस मिलाएंगे तो किधर शिफ्ट होगी? उसमें कुछ चेंज नहीं हो। ठीक है, बैठ जा बैठ। तो सही बताया। पर यहाँ पे तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। और कोई जो किसी भी इक्विलिब्रियम पे कुछ भी डिस्कस करना चाहता है? डिस्कस ही करना है, क्योंकि आंसर नहीं बताना, खाली अपने मन में सोच। चलो साथ में डिस्कस करते हैं। ये कंटेनर है, ध्यान से देख। सब लोग बोलेंगे एक साथ फॉरवर्ड बैकवर्ड या फिर नो चेंज। और अगर तुम्हारा जो बोला हुआ आंसर है मेरे बोले हुए आंसर से मैच नहीं कर रहा है, या फिर कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अल्टरनेट करियर ऑप्शन सर्च करना सर्च शुरू है। हाँ, थोड़ा डिप्रेसिंग है मैं जानता हूँ, पर थोड़ा जरूरी। ठीक। पहले वाले रिएक्शन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन मिलाएंगे किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। ये तो बहुत आसान। हाइड्रोजन मिलाएंगे किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। अमोनिया मिलाएंगे किधर शिफ्ट होगा? प्रेशर बढ़ाएंगे किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। अरे प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहा हो। आगे जाने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहा है? कम। किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। क्या? टेम्परेचर बढ़ाएंगे किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। कौन बोल रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ये रिएक्शन, आगे वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? अरे ये तो एंडोथर्मिक है। और ये एक्सोथर्मिक, उल्टा लिखवा दिया मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, माइनस। ये तो क्या, ये कैसे हो गया? कुछ लोग अपने मेमोरी बेस्ड पे आंसर दे रहे थे और कुछ लोग लॉजिक बेस्ड पे, इसीलिए दोनों अलग अलग हो गया। मैंने वहाँ लिखा ही गलत था। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, एक्सोथर्मिक की तरफ कि एंडोथर्मिक की तरफ? एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड वाली रिएक्शन क्या है? एक्सो। तो बैकवर्ड वाली रिएक्शन क्या होगी? एंडो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? बैकवर्ड। समझ में आती है बात? इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम मिलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर इनर्ट गैस मिलाते हैं कांस्टेंट प्रेशर तो किधर शिफ्ट होगा? उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहे हो? बढ़ रहे हो। किधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहा है? बैकवर्ड। इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर मिलाने से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी? बैकवर्ड। ये सब ना क्वेश्चन एग्जाम में आता है स्टेटमेंट वाइज में, और ट्रू और फॉल्स में, और बहुत सारी चीज़ों में। क्या? पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाएंगे किधर शिफ्ट होगी? कोई चेंज नहीं हो। दिख रहा है ना? इस वाले में देखते हैं। हाइड्रोजन मिलाएंगे इधर जाएगा, आयोडीन मिलाएंगे इधर जाएगा, HI मिलाएंगे इधर आएगा। ये सब बकवास मैं नहीं करूँगा, क्या ये सबको आता हो? किसी को इसमें डाउट है तो वो पूछे तो पहले मारे। प्रेशर बढ़ाएंगे किधर शिफ्ट होगा? प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड बैकवर्ड या नो चेंज? नो चेंज, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या है, दोनों साइड बराबर। टेम्परेचर बढ़ाने से किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। दिखाई दे रहा है? ठीक। इनर्ट गैस मिलाने से किधर शिफ्ट होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वैसे भी कुछ चेंज नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर पे किधर शिफ्ट होगा? कोई चेंज नहीं होगा। दिखाई दे रहा है? पर इस वाले में यहाँ पे आयोडीन क्या है? सॉलिड। आयोडीन मिलाएंगे तो किधर शिफ्ट होगा? कहीं शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन का अमाउंट बढ़ाओगे, क्या?
आयोडीन तो सॉलिड है, उसका एक्टिव मास बढ़ा कि घटा पे? वही रहेगा। तो आयोडीन का अमाउंट बढ़ा है या घटा है? नहीं बढ़ा, न बढ़ा है और ना ही घटा है। तो इक्विलिब्रियम किधर चली जाएगी? पहले भी एक्टिव मास वन था, अभी भी एक्टिव मास वन है। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, उसके एक्टिव मास को बढ़ाना या घटाना? कुछ नहीं करना चाहिए। पर अगर आयोडीन बहुत ज़्यादा मिला देंगे, ढेर सारा मिला, बड़ा सा ऐसा चंक इसमें, क्या तब ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड। क्योंकि आयोडीन बहुत ज़्यादा मिलाओगे तो ये वॉल्यूम कुछ ऑक्यूपाई कर लेगा, तो बाकी गैसेस के लिए जो जगह है वो कम हो जाएगी। और ऐसे में प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा पे? बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? प्रेशर कम हो। प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है? इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहा हूँ? कम हो रहा हूँ, इसीलिए इक्विलिब्रियम किधर आ जाएगी? बैकवर्ड आ जाएगी। ज़्यादा आयोडीन मिलाओगे तब, थोड़ा सा मिलाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? ये वाला देखते हैं। H2O लिक्विड से H2O गैस बना रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर शिफ्ट होगा? टेम्परेचर बढ़ाओ किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। और टी चटलेट प्रिंसिपल क्यों लग रहा है? कॉमन सेंस लगा ले भाई, पानी उबल रहा है और गर्म कर देंगे तो ज़्यादा गैस बनेगा कि ज़्यादा पानी बनेगा? ज़्यादा, और गैस की तरफ शिफ्ट होगा, ऑब्वियस सी बात। और नहीं तो ली चटलेट प्रिंसिपल लगाना चाहते हो लगा लो। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक में शिफ्ट होती है कि एक्सोथर्मिक में? इधर वाला एंडोथर्मिक, फॉरवर्ड वाला, तो एंडोथर्मिक में शिफ्ट हो जाएगा। यही तो है। नहीं तो दिमाग लगा लो, ली चार्जर पे इस पर लगा लो, कुछ तो लगाओगे। अच्छा, इसमें H2O गैस मिला दे तो किधर शिफ्ट होगी? H2O वेपर और मिला दे इक्विलिब्रियम में तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड। पर H2O लिक्विड मिलाएंगे तो किधर शिफ्ट होगी? वो भी बैकवर्ड शिफ्ट होगी। अब ध्यान से सुनना, हाँ, कॉमन सेंस यहाँ ली चार्जर प्रिंसिपल नहीं लगेगा, कॉमन सेंस लगेगा। H2O लिक्विड मिलाने से H2O लिक्विड का एक्टिव मास बढ़ेगा घटेगा? कुछ नहीं बढ़े। वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर एक दिमाग लगाओ ऐसे, मान ले कि यहाँ पे वेपर है और इस तरफ लिक्विड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे H2O लिक्विड है और ऊपर H2O गैस। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें H2O गैस और मिला देता हूँ। H2O गैस, ध्यान से सुनो, गैस मिलाओगे तो यहाँ पे गैस का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गैस का अमाउंट बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? कम हो जाए। तो ये क्या करेगा, कुछ गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, लिक्विड का अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और गैस का अमाउंट घट जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम किधर जाएगी बे? पीछे की तरफ। यहाँ क्या लिखा हुआ था? वो तो याद रहेगा ही। पर मान ले कि मैं इसमें पानी मिला देता हूँ, पानी, H2O लिक्विड मिलाता हूँ, पानी का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ऊपर। ऐसे में गैस क्या हो जाएगी? और लिक्विफाई हो जाएगी। इक्विलिब्रियम किधर चली जाए? एक्टिव मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉमन सेंस बोल। ये वाला देखते हैं। ग्रेफाइट मिलाएंगे, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? कहीं नहीं पे। कि ग्रेफाइट का एक्टिव मास अभी भी क्या रहेगा? डायमंड मिलाएंगे किधर शिफ्ट होगा? कहीं नहीं। तो ऐसा ग्रेफाइट डायमंड मिलाने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ऐसा फर्क पड़ता तो अभी जस्ट बताया मैंने, एक कंटेनर लिए रहते, उसमें एक साइड से ग्रेफाइट मिलाते और दूसरे साइड से क्या बनाते हुए? डायमंड। ऐसा कुछ नहीं। क्या? हाँ, क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन क्यों? क्यों नहीं आएगा? तुम गलत कर दिया इसलिए? बहुत सही। क्यों ये रिएक्शन नहीं होती है? तुमने डायमंड को ये सुना नहीं कि ग्रेफाइट में कन्वर्ट, ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्जन होता है एट वेरी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर शिफ्ट होगा बे? किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। ली चटलर प्रिंसिपल के हिसाब से फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और प्रेशर बढ़ाएंगे तो किधर शिफ्ट होगा? अब ये बताओ, ग्रेफाइट की डेंसिटी ज़्यादा होती है कि डायमंड की? डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा? ग्रेफाइट का। और किसका कम होगा?
डायमंड का प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम, सॉलिड सॉलिड का इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड। और इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में किधर कन्वर्ट होता है, डायमंड में कन्वर्ट होता है। और इस ली चैडलर प्रिंसिपल को यूज़ करके आर्टिफिशियल डायमंड बनाया जाता है। बताता हूँ कैसे। क्या करते हैं, एक चैम्बर लेते हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को मेंटेन करता है, और इस चैम्बर के अंदर बहुत ही पतला सा डायमंड का एक स्लाइड रख, ढेर सारा ऐसे स्लाइड रख देते हैं, ठीक है। और इस स्लाइड के ऊपर, हाँ, डायमंड का पतला सा स्लिट रखते हैं, ऐसे पतला सा, बहुत पतला सा काट, ठीक है। और इसके ऊपर ऊपर से हम इसमें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ग्रेफाइट मेल्ट हो जाता है उस टेम्परेचर पे, लगभग 2500 से ऊपर का टेम्परेचर रहता है, ठीक है। 2200 पे ग्रेफाइट मेल्ट हो जाता है, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड रहता है। तो एक लिक्विड का एक पतला सा जो ड्रॉप है, लेयर, यहाँ पर हर एक डायमंड के ऊपर ऐसा गिरा देते हैं या स्प्रे कर देते हैं, और थोड़ी देर छोड़ देते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। प्रेशर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो ये ग्रेफाइट और डायमंड का इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाता है, डायमंड की तरफ ऐसे डायमंड की तरफ। ये जो ग्रेफाइट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से हम ऊपर से क्या कर देते हैं, फिर और एक लेयर ग्रेफाइट का स्प्रे कर देते हैं, और फिर थोड़ी देर छोड़ते हैं थोड़ा, क्योंकि इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है बहुत ज़्यादा होता है, रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है लेकिन होती है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन आगे जाती है। और फिर से ये जो ग्रेफाइट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में कन्वर्ट। ऐसे हम क्या करते रहते हैं, इससे डायमंड, इसके ऊपर ग्रेफाइट स्प्रे करते रहते हैं, टेम्परेचर प्रेशर हाई रखते हैं, धीरे धीरे ये जो जितना भी ग्रेफाइट स्प्रे किया हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे में एक पतला सा स्लाइस ऑफ डायमंड, एक मोटे चंक ऑफ डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से जो डायमंड बनता है इसको हम आर्टिफिशियल डायमंड या फिर लैब डायमंड बोलते हैं। और इस लैब डायमंड के अंदर भी वही सारी प्रॉपर्टी होती है जो एक नेचुरल डायमंड के अंदर होती है। इवन ये वाला ज़्यादा प्योर होता है। हाँ, इसको, इसका जो प्राइस होता है वो बाकी मुकाबले थोड़ा सा हाफ पे रहता है, पर एग्जैक्टली कोई भी इंसान देख के नहीं बता सकता कि ये लैब डायमंड है या रियल डायमंड है। हो गए तो बढ़िया है, बस यही मशीन ले आओ। और मशीन थोड़ी महंगी आती, 30। हाँ थोड़ा, क्योंकि क्या है ना कि 2500 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा अ, वैसी मशीन चाहिए, और वो उतना प्रेशर भी मेंटेन कर पाए, लगभग 2000 एटीएम का प्रेशर भी मेंटेन कर पाए, तो उसका मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और 2500 टेम्परेचर बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। छोड़ नहीं रहे हैं कुछ लोग, 1:30 बजते ही मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं कि भैया सामान पैक करो। अभी सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुए हैं, क्या, ये वाला देखते हैं। H2O लिक्विड से H2O सॉलिड, ये प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर शिफ्ट होगा, नहीं नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन। तुम लोगों ने कभी देखा है आइस को मेल्ट होते हुए, कॉमन सेंस ही लगा लो कि आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में हीट कर दिए, मतलब मान ले कि है ना, ग्लास में आइस भी रखा है और पानी भी रखा है और कुछ नहीं, ठीक है, खाली पानी और आइस, ठीक। और उसको ग्लास को हीट कर दिए, तो आइस और बनेगा कि पानी और बनेगा, पानी और बनता। समझ में आ रही है बात, तो कॉमन सेंस भी कर सकते हो, ली चटेल लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। हाँ, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, पानी का वॉल्यूम ज़्यादा होता है कि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लिक्विड वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है या सॉलिड वाटर का, लिक्विड वाटर का वॉल्यूम कम होता है, आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा। किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, बर्फ़ की या पानी की, बर्फ़ की बोल रहे हैं, बताइए। हर जाना आज, और पानी में ना ऐसा बर्फ़ डुबा के देखना, डूबता है कि नहीं डूबता, डूबेगा कि नहीं डूबेगा, बर्फ़ को पानी में डालेंगे तो वो डूबता है कि तैरता है, तैरता है, देखा होगा टाइटैनिक में तुम लोगों ने। हाँ, और वैसे भी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो, हमारे तो पापा बैठे रहते तो देखा है, तैरता रहता। बर्फ पानी पे तैरता है, मतलब बर्फ की डेंसिटी क्या है,
मतलब बर्फ़ का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा। और नहीं तो तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आता, तुमने कभी बर्फ़ जमाया होगा, वो आइस ट्रे में पानी जितना भरते हैं उससे ऊपर तक बर्फ़ जमता है। अगर अगर कभी गलती से तुमने प्लास्टिक की बोतल में पानी अंदर रख दिया जल्दी ठंडा करने के लिए, तो वो प्लास्टिक बोतल में बहुत ज़्यादा बर्फ हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, और शीशे की बोतल रख दी तो टूट भी जाता है, क्योंकि एक्सपेंड होता है जब फ्रीज होता है। बर्फ़ का वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, जिधर पानी बन रहा हो। क्या है? और इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो लेक होते हैं, लेक देखा है ना तुम लोगों ने, अरे यार जो लेक ठंडियों के समय में लेक जो होता है वो फ्रीज हो जाता है, पर नीचे फ्रीज नहीं हुआ रहता। नीचे क्या रहता है, पानी, क्योंकि पानी के नीचे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और पानी के नीचे अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्टेड होगा, लिक्विड की तरफ शिफ्टेड होगा, और इसलिए नीचे पानी रहता है, ऊपर प्रेशर कम रहता है, इसलिए ऊपर क्या रहता है, बर्फ। कुछ लोगों के शौक बड़े शानदार होते हैं, कोई सिर्फ चले जाएंगे घूमने, वो हाँ इवनिंग वॉक पे निकल लेते। इस तरह का काम करना बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों बे, क्योंकि जब ऐसे तुम, हाँ ये बहुत मोटा है टूटेगा नहीं, लेकिन क्या होगा ना, जिस जगह पे तुम खड़े हो उस जगह पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो H2O सॉलिड और H2O लिक्विड का जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लिक्विड की तरफ। ये यहाँ पे जो बर्फ़ है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। देख रहा है, यहाँ का पानी जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा, ऐसे में तुम किधर चले जाओगे। और कहानी इतने पे ख़त्म नहीं होगी, जैसे ही तुम नीचे जाओगे वैसे ही प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी, तो घूमने जाओगे वापस नहीं आओगे, खाली एक बार घूम पाओगे। क्या